So welcome back everyone, this is Mayank Kothari. We have started the chapter of working capital management in the last lecture and we are going to continue from question number 11 in this video. अभी तक हमने क्या क्या देख लिया है ये सारा अभी पहले रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं. वी स्टार्टेड विद दिस चैप्टर ऑफ मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल. इसके अंदर में 6 यूनिट है. सबसे पहला यूनिट हमने शुरू किया था इंट्रोडक्शन टू वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. उसके बाद में 5 यूनिट कुछ इस तरह से हैं: ट्रेजरी एंड कैश मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, रिसीवेबल्स मैनेजमेंट, पेबल्स मैनेजमेंट और लास्ट में है आपका फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल. सबसे पहला यूनिट था सर इंट्रोडक्शन टू वर्किंग कैपिटल में सबसे पहले क्वेश्चन का हमने जवाब दिया था कि वर्किंग कैपिटल होता क्या है, उसका फॉर्मूला क्या होता है. वर्किंग कैपिटल इज नथिंग बट द करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज. उसके बाद में मेंशन करो अलग अलग सिचुएशन जहाँ पे असेट को क्लासिफाई किया जाता है करंट असेट के रूप में और लाइबिलिटी को क्लासिफाई किया जाता है करंट लाइबिलिटी के रूप में. असेट हो या लाइबिलिटी हो, अगर उसको करंट कहलाना है तो 12 महीने के अंदर में उसका सेटल होना या रियलाइज होना या बेच देना ज़रूरी है. उसके बाद में उस चीज़ को हम कंज्यूम करने के लिए या ट्रेडिंग करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, ये भी ज़रूरी है. तीसरा क्वेश्चन हमने देखा था कि सर ऐसे कौन सी कैटेगरीज है जो कि करंट असेट्स में आती है और कौन सी कैटेगरीज है जो कि करंट लाइबिलिटी में आती है. करंट असेट में आता है सर इन्वेंट्री, रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और उसके बाद में प्रीपेड एक्सपेंसेस. लेकिन करंट लाइबिलिटी में आता है पेबल्स, यानी कि ट्रेड पेबल या क्रेडिटर बोलो आप, या और आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स. सो आउटस्टैंडिंग में आता है वेजेस, सैलरी, ये सब अगर पेमेंट करना होगा तो वो एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट एंड ऑल दैट. उसके बाद चौथा क्वेश्चन था कि सर दो तरीके से वर्किंग कैपिटल को डिवाइड किया जा सकता है. एक तो वैल्यू के बेसिस पे, दूसरा था टाइम के बेसिस पे. वैल्यू के बेसिस पे आपके पास में दो था: ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल. टाइम के बेसिस में आपके पास में परमानेंट वर्किंग कैपिटल और आपके पास में फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल है. अब हमने वैल्यू के बेसिस पे देखा था ग्रॉस वर्किंग कैपिटल यानी कि इन्वेस्टमेंट जो करंट असेट में किया गया है, और नेट वर्किंग कैपिटल यानी कि करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी. फ्लक्चुएटिंग और परमानेंट वर्किंग कैपिटल का मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि जो साल भर हम नॉर्मली मेंटेन करके चलते हैं नॉर्मल बिजनेस के लिए, दैट इज़ परमानेंट वर्किंग कैपिटल. बट कभी अगर सीजन आ गया और एकदम से सेल्स बढ़ने वाला है, उसके लिए जो एक्स्ट्रा स्टॉक आप ला के रखते हो, दैट एक्स्ट्रा पार्ट इज कॉल्ड एज द फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल. सो 5-6 क्वेश्चन हो गए थे. सातवां क्वेश्चन था कि सर व्हाट विल हैपन अगर कंपनी ने ऑप्टिमम कैश बैलेंस मेंटेन नहीं किया, ऑप्टिमम वर्किंग कैपिटल मेंटेन नहीं किया, यानी कि ज़्यादा मेंटेन किया या कम मेंटेन किया. ज़्यादा मेंटेन किया तो क्या होता है सर, आपका पैसा ब्लॉक हो जाता है, और पैसा ब्लॉक होने की वजह से आपका अननेसेसरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो बढ़ता है, मतलब खर्चा बढ़ जाता है, इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा क्योंकि आपने वर्किंग कैपिटल में ज़्यादा पैसा रखा है. तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है. और अगर आप कम वर्किंग कैपिटल रखते हो, बहुत ही कम अगर आपको वर्किंग कैपिटल, तो ऑब्वियसली बात है कि आपको उसमें फ़ायदा होता है क्योंकि आप कॉस्ट तो बचा लेते हो. लेकिन नुकसान ये है कि सर कभी भी स्टॉक आउट हो सकता है. वर्किंग कैपिटल कम है यानी कि स्टॉक कम है, स्टॉक कम है तो आपको शायद सेल्स पे इम्पैक्ट पड़े और सेल्स कम हो. आठवां क्वेश्चन था कि ऐसे कौन से एसेंशियल होते हैं जो कि वर्किंग कैपिटल, मतलब क्यों वर्किंग कैपिटल शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में मेंटेन करना ज़रूरी होता है. शॉर्ट टर्म में मैंने अभी तक जो बताया वो सब शॉर्ट टर्म ही था. लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल क्या है सर? लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल यानी कहीं आप एक्सपांशन करने वाले हो 6-7 महीने बाद में, तो सिर्फ फिक्स एसेट्स कितना इन्वेस्ट होने वाला ये मत देखो, उसमें बाद में लगने वाला वर्किंग कैपिटल भी जो इंक्रीज होने वाला है वो भी आप देखो. 9th वाला पोर्शन था कि सर ऐसे कौन से डिफरेंट इंडिकेटर्स है जो कि वर्किंग कैपिटल को रिप्रेजेंट करते हैं. तो सबसे पहला करंट रेशो मैंने बताया था जिसका रेशो 2 होना चाहिए. क्विक एसेट रेशो बताया था जिसका इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है 1. उसके बाद हमने देखा था लास्ट क्वेश्चन, मेंशन द डिफरेंट फंक्शंस विद विच वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज प्राइमरीली कंसर्न. वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने में कुछ दो अहम मुद्दे होते हैं. सबसे पहला होता है सर ऑप्टिमम लेवल मेंटेन करके रखना. दूसरा मुद्दा होता है कि सर वर्किंग कैपिटल को फाइनेंसिंग करवाना. 11वां क्वेश्चन ध्यान दो अब. पानी. पानी अत्यंत आवश्यक है. देखो आपको ये बॉटल दिखेगी नहीं, आपको ये बॉटल इसलिए नहीं दिख रही क्योंकि ये ग्रीन कलर की बॉटल है और ग्रीन कलर इसमें से छुप जाता है. गुड. तो मैं जब भी पानी पीऊँगा आपको पता नहीं चलेगा. ये ढक्कन है मेरे हाथ में, थोड़ा बहुत तो दिख रहा होगा यार आपको, ऐसे मत करो. ये देखो कॉमेडी हो जाती है कभी कभी ज़िंदगी में.
ब्रीफली एक्सप्लेन द एंटायर एक्सरसाइज ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ये क्वेश्चन का ऐसा उतना कोई रिलेवेंस है नहीं, इसमें कुछ नया मिलने वाला नहीं है। पूरा रिलेवेंस क्या है, एक्सरसाइज क्या होती है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में? दो तरह की एक्सरसाइज होती है। पहली, पता लगाना कि कितने पैसों की जरूरत है। दूसरा, कि वो पैसा आएगा कहां से, ये पता लगाना। फॉर मेंटेनिंग एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल, फाइनेंस मैनेजर नीड्स टू प्लान एंड कंप्यूट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक है। उसके अगले लाइन में लिखा है कि सर कुछ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स आपको अपनानी पड़ेगी, फाइनेंशियल तरीके अपनाने पड़ेंगे, जिससे ये सब पता लगेगा कि कितना पैसा ज़रूरी है। साउंड फाइनेंशियल एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक सपोर्टेड बाय द जजमेंट शुड बी यूज्ड टू प्रेडिक्ट द क्वांटम ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड। उसके बाद वंस द रिक्वायरमेंट हैज बीन कंप्यूटेड, एक बार अगर आपको पता चल जाता है तो ही नीड्स टू एंश्योर दैट इट्स फाइनेंस्ड प्रॉपरली। अब फाइनेंसिंग प्रॉपरली होनी चाहिए। सो दिस एंटायर एक्सरसाइज इज कॉल्ड एज द वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, बस समझाने के लिए आपके सिलेबस में कवर था तो हमने कवर करवाया। मतलब क्या है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में दो चीज़ें होगी। एक, पता लगाना कि सर वर्किंग कैपिटल की कितनी रिक्वायरमेंट है आपको, 2 लाख, 10 लाख, 15 लाख। एक बार पता लगा लिया तो उसके बाद ये पता लगाना कि ये 15 लाख रुपए आएंगे कहाँ से, फाइनेंसिंग कहाँ से होगी। तो इसका जो पहला पार्ट है ना कि पता लगाना, ये हम कई सारे क्वेश्चंस में देखने वाले हैं। मतलब हम पता लगाएंगे कि वर्किंग कैपिटल कितना रिक्वायर्ड है। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, जो हम आगे देखेंगे जब एक बार का सारा ये थ्योरी वाला पार्ट खत्म हो जाता है ना तब। तो यहाँ सिर्फ दो चीज़ कि रिक्वायरमेंट कितनी है और इसकी फाइनेंसिंग कैसे होगी। ठीक है। Mention the factor which needs to be considered while planning for working capital requirement. वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी है, जो पुराने क्वेश्चन में 2 पार्ट थे उसका पहला पार्ट था ना, वो वर्किंग कैपिटल की कितनी रिक्वायरमेंट है ये पता लगाना। मेंशन द फैक्टर विच नीड्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल प्लानिंग फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। इस पता लगाने की प्रोसेस में क्या क्या फैक्टर्स को ध्यान में रखना है। What are the different components or determinants of working capital? Briefly explain them. ध्यान दो, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट में आप किस तरह से पता लगाओगे, मतलब क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखोगे, ये आपको अभी पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि यही आपको क्वेश्चंस के टाइम पे काम आने वाला है। पहली चीज, द फॉलोइंग फैक्टर्स नीड्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल प्लानिंग फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। आपके बिजनेस को, सर आपके व्यवसाय को, बिजनेस को, धंधे को कितने पैसों की जरूरत है, ये नीचे दिए गए फैक्टर से हमको समझ में आएगा। पहला फैक्टर है कैश। आइडेंटिफाई करो कि कैश बैलेंस कितना होना चाहिए, हमारी कंपनी में किसी भी समय कैश बैलेंस कितना होना चाहिए। कैश इंक्लूड्स बैंक ऑल्सो। तो ये पता लगाना इसलिए ज़रूरी है, कभी भी पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है। आइडेंटिफाई द कैश बैलेंस विच अलाउज फॉर द बिजनेस टू मीट डे टू डे एक्सपेंसेस बट रिड्यूसेस कैश होल्डिंग कॉस्ट। इतना पैसा हमेशा अपने जेब में रखो कि आपके दैनंदिन खर्चों को संभाला जा सके, पूर्ण किया जा सके। जब आप घर से निकलते हैं तो घर में भी मम्मी पापा बोलते हैं, कभी घूमने निकलते तो मम्मी पापा बोलते हैं थोड़े से पैसे रख ले कैश। क्यों? कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। क्यों? रास्ते में गाड़ी पंचर हो गई तो पैसों की ज़रूरत, रास्ते में भूख लग गई तो पैसों की ज़रूरत, पुलिस ने पकड़ा पैसों की ज़रूरत, ऐसे टाइम पे पैसों की ज़रूरत पड़ती। घूमने निकलोगे तो कहीं आपको अननेसेसरी अनएक्सपेक्टेड खर्चा उठाना पड़ गया तो पैसों की ज़रूरत। तो कुछ हिस्सा कैश का रखना पड़ता है। वैसे ही बिजनेस में भी, बिजनेस के डे टू डे एक्सपेंसेस को पूर्ण करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, इनकर करने के लिए आपको कुछ हिस्सा कैश का रखना पड़ता है। एंड कैश इज अ पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। दूसरा बात करते हैं इन्वेंट्री का। जब आप वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट का पता लगाओगे, जब हम क्वेश्चंस आगे देखेंगे तो उसमें एक चीज़ आएगी इन्वेंट्री। आपको उसमें ये पता लगाना होगा कि सर हम इन्वेंट्री का स्टॉक कितने महीनों का मेंटेन करके रखते हैं। सो रॉ मटेरियल कितने महीने का चाहिए, वर्क इन प्रोग्रेस कितने महीने का चाहिए, फिनिश गुड्स कितने महीने का चाहिए।
साल भर में, ध्यान देना, साल भर में अगर मैं 12 लाख रुपए का रॉ मटेरियल कंज्यूम करता हूं, प्रोडक्शन में जाता है, और 1 महीने का मेरे को रॉ मटेरियल का स्टॉक में रखना है, तो कितना अमाउंट रॉ मटेरियल का स्टॉक में आएगा? सर 12 महीने का 12 लाख रुपए, यानी 1 महीने का 1 लाख रुपए। और आप अगर 1 महीने का स्टॉक मेंटेन करना चाहते हो तो 1 महीने इंटू 1 महीने का स्टॉक 1 लाख रुपए, 2 महीने हैं तो 2 लाख हो जाएंगे। तो ये हो गया आपका इन्वेंट्री। पता लगाना कि कितनी इन्वेंट्री मेंटेन करनी है। सो इन्वेंट्री में आपको 2 लाख रुपए लगेंगे अगर 2 महीने का रॉ मटेरियल आपको मेंटेन करना है तो। ध्यान देना क्या है लिखा हुआ, आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ इन्वेंट्री जो अलाउ करती है फॉर अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन। ये इंपॉर्टेंट है। इतनी इन्वेंट्री मेंटेन करके रखो कि कभी भी आपकी मशीनें स्टॉक आउट की वजह से बंद ना पड़े। आपने पैसे बचाने के लिए इन्वेंट्री कम रखी, रॉ मटेरियल अगर कम रखी और पता चला कि आपको स्टॉक आउट हो गया और मशीनें बंद पड़ गई, क्योंकि मशीनें तो तब चलेगी जब उसके अंदर कुछ डालोगे। पेपर बनाने के लिए बैम्बू लगता है, कपड़े बनाने के लिए फैब्रिक लगता है, ठीक है। तो कई सारी चीज़ें हैं ऐसी जिसमें रॉ मटेरियल ज़रूरी है। तो आपकी अगर ये मशीन बंद पड़ गई तो कितना नुकसान होगा ये मैं आपको बताता हूँ। आपने 4 पैसे वहाँ बचाए रॉ मटेरियल कम लाके, लेकिन अब नुकसान कितना उठा रहे हो। मशीनें बंद पड़ी तो एक डेप्रिसिएशन अननेसेसरी जा रहा, मशीन पुरानी होती जा रही, वहाँ का रेंट जा रहा है, वहाँ पे जो लोग आपने काम पे रखे थे उनकी सैलरी और वेजेस जा रही है अननेसेसरी। वो खाली बैठे हैं, उनको काम करने के लिए काम नहीं है। इतना सारा खर्चा में आपका कुछ भी प्रोडक्शन नहीं निकल रहा क्योंकि रॉ मटेरियल ही नहीं है डालने को। सो अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन रुकना नहीं चाहिए। साल भर इतना स्टॉक रॉ मटेरियल का हमेशा रहना चाहिए। बट reduces द इन्वेस्टमेंट इन रॉ मटेरियल एंड हेंस इंक्रीजेस कैश फ्लो। एकदम ज़्यादा भी रॉ मटेरियल मत रखो क्योंकि पैसा लगता है रॉ मटेरियल खरीदने के लिए। फॉर दिस टेक्निक्स लाइक जस्ट इन टाइम एंड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आर यूज्ड। एक कॉमा डाल देना फॉर दिस के बाद। इसके लिए जस्ट इन टाइम टेक्निक यूज़ की जाती है। ये JIT टेक्निक आपको कॉस्टिंग वाले सब्जेक्ट में सीखने मिलेगा। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हम FM में ही सीखेंगे आगे। रिसीवेबल्स की बात करते हैं सर। एक बार आपने माल बेच दिया तो माल जनरली क्रेडिट में बेचते हो। तो बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जिसमें क्रेडिट में माल बेचा जाता है। सो CA की प्रैक्टिस ही ले लो। पहले पूरी साल भर सर्विस दी जाती है और उसके बाद में सर्विस देने के बाद में सर आपको बिल रेज करना पड़ता है तो पैसे मिलते हैं। अब रिसीवेबल डेटर्स क्रिएट होते हैं ऐसे जब आपने सर्विसेज दे दिया, माल बेच दिया और पैसे आने के हो। अब इसमें वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की क्या बात आती है, ध्यान देना। आइडेंटिफाई करना कि आपकी कंपनी की क्रेडिट पॉलिसी क्या होनी चाहिए जो एप्रोप्रिएट हो। मतलब आपकी कंपनी ने जब भी माल बेचा तो क्या बोल के माल बेचा, 60 दिन में पैसे दे देना, 30 दिन में पैसे दे देना, ये क्रेडिट पॉलिसी है। इतने दिन के अंदर अगर आप पेमेंट कर देते हो तो माल आप बेचोगे। सो जब भी आप क्रेडिट पॉलिसी फ्रेम करते हो तो आपको एक एप्रोप्रिएट रखनी पड़ती है। क्यों? कम रखोगे ना, आप बोलोगे सर 2 दिन के अंदर पेमेंट करता है तो मैं माल बेचूंगा। इससे क्या होता है ना कि कस्टमर कम आएंगे आपके पास में, क्योंकि कस्टमर कभी भी चाहेगा कि मेरे को टाइम मिले पेमेंट करने का, और 2 दिन के अंदर में पेमेंट करने वाला यानी बहुत सारा अमाउंट लगता है। अब ऐसे केस में अगर कस्टमर के पास में पैसे ही नहीं, कस्टमर सोच रहा है यार माल मिलेगा, मैं बेचूंगा महीने भर में, उससे पैसा आएगा तो मैं तेरे को दूंगा। तू बोल रहा माल तो ले ले लेकिन 2 दिन के अंदर में पेमेंट कर दे, मैं कहाँ से लाऊं पैसा, ऐसा आ जाता है। तो कस्टमर कम हो जाते हैं ऐसे केस में। कस्टमर उसके पास जाता है जो क्रेडिट पॉलिसी बहुत लिबरल रखता है, यानी कि अगर आपने माल बेचा और बोला आराम से पैसा देना 60 दिन में, 61 दिन में पैसा देते बैठना, ऐसा अगर बोल के आपने भेजा तो 60 दिन काफ़ी ज़्यादा होता है सामने वाले के लिए, और इस केस में आपके कस्टमर्स बढ़ते हैं, लेकिन 60 दिन का आपका इंटरेस्ट भी चला जाता है। सो एक ऑप्टिमम रिसीवेबल की क्रेडिट पॉलिसी, डेटर्स की क्रेडिट पॉलिसी मेंटेन करना ज़रूरी है। सो 30 दिन एक ऐसा है जिसमें आप थोड़ा सा इंटरेस्ट का भी नुकसान होता है और कस्टमर भी नहीं जाता। तो ये चीज़ फॉलो करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट क्रेडिट पॉलिसी, क्रेडिट टर्म्स विच विल अट्रैक्ट कस्टमर्स such that any impact on cash flows and the cash conversion cycle will be offset by increased revenue and hence return on capital.
जितनी ज़्यादा क्रेडिट टर्म, जितनी कम आपकी क्रेडिट पॉलिसी रहेगी, मतलब आपने बोला कि 2 दिन में ही पेमेंट करना है, उससे रेवेन्यू कम होता है, सेल्स कम होता है। लेकिन जितना लिबरल आपकी क्रेडिट पॉलिसी होगी ना, उससे सेल्स भी बढ़ेगा। सो दोनों चीज़ के फ़ायदे और नुकसान है। आगे शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग ऑप्शन एक चौथी चीज़ है। इन्वेंट्री इज आइडियली फाइनेंस्ड बाय क्रेडिट ग्रांटेड बाय द सप्लायर डिपेंडेंट ऑन द कैश कन्वर्जन साइकिल। सो अब आपको इसमें क्या देखने की ज़रूरत है, क्रेडिटर्स जो होते हैं ना, जिनसे आप रॉ मटेरियल लेके आते हो, आप भी यही चाहोगे कि यार रॉ मटेरियल मैं उससे लेके आऊँ जो मेरे को सबसे ज़्यादा क्रेडिट पीरियड अलाउ करता है। यानी माल आज ले लिया और पेमेंट 90 दिन बाद करना है, माल आज ले लिया और पेमेंट 30 दिन बाद करना है, सेम अमाउंट, सेम प्राइस, सेम क्वालिटी, सेम क्वांटिटी। किससे लोगे आप पैसा? आप इससे पैसा लोगे जो 90 दिन का क्रेडिट पीरियड दे रहा है। आप इससे माल लोगे जो 90 दिन का क्रेडिट पीरियड दे रहा है, आप उससे नहीं लोगे जो आपको 30 दिन का क्रेडिट पीरियड दे रहा है। आप बोलोगे यार ठीक है, माल लेने के बाद में 90 दिन मिलते हैं इसको पैसा देने के लिए, यहाँ पे माल लेने के बाद में 30 दिन में पेमेंट करना है। सो ये चीज़ आती है यहाँ पे, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग ऑप्शन। एक तरह से आप फ्री में माल उठा के लाते हो 90 दिन के लिए। नेचर ऑफ बिजनेस। अब वर्किंग कैपिटल आपके बिजनेस में कितना होना चाहिए, ये बिजनेस के नेचर पे भी डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के तौर पे कंस्ट्रक्शन का बिजनेस ले लो। कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में सबसे ज़्यादा वर्किंग कैपिटल होता है, क्योंकि 2-2 साल तक आपका बहुत सारा अमाउंट WIP में दिखता रहता है, वर्क इन प्रोग्रेस। बिल्डिंग बनाना शुरू करते हो तो 2 दिन, 5 दिन या 10 दिन में तो बिल्डिंग नहीं बन जाती। लेकिन अगर ये बॉटल बनाना शुरू करूँ मैं, अच्छा ये तो बॉटल आपको दिख ही नहीं रही होगी सॉरी, ये अगर रिमोट बनाना शुरू करूँ मैं, ये 1 दिन का काम है, 1 दिन में रिमोट बन के बाहर आ सकता है। आ रही बात आपको समझ में? तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन का WIP रहेगा इसमें। लेकिन बिल्डिंग्स अगर आप बना रहे हो तो उसमें 1.5-1.5, 2-2 साल का WIP रहता है। सो उस केस में अमाउंट ज़्यादा होती है रिक्वायरमेंट वर्किंग कैपिटल की, क्योंकि WIP इज अगेन पार्ट ऑफ द स्टॉक एंड स्टॉक इज अ पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। एक तो ये हो गया। लेकिन उसी के कंपैरिजन में मैं बता रहा हूँ आपको, जब आप फूड बिजनेस होता है, रेस्टोरेंट खोलो, रेस्टोरेंट वाले बिजनेस में ये क्या है, पेरिशेबल नेचर का आइटम है खाना। ठीक है, डोसा खाते हो, इडली खाते हो, वड़ा खाते हो, ये रोज का है। तो स्टॉक में कुछ रखना नहीं पड़ता आपको। आप ये आज का खाना स्टॉक में रख के 4 दिन बाद नहीं बेच सकते, ये स्टॉक में रख के आप 2-2 साल तक बेच सकते हो। तो आप ही सोचो, फूड बिजनेस जो होता है ना पेरिशेबल नेचर का, उसमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ना के बराबर होती है, ना के बराबर। मैक्सिमम आप 10 घंटे का, मतलब घंटों में आ जाती है वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट उस केस में, दिन तक तो जाती भी नहीं है। सो बिजनेस के नेचर पे डिपेंड करता है कितना वर्किंग कैपिटल रहेगा। कंस्ट्रक्शन है तो बहुत ज़्यादा, फूड बिजनेस है तो बहुत कम। अब मेरे को ले लो, जैसे वीडियो लेक्चर्स बेचता हूँ, तो वीडियो लेक्चर से तो मेरे को एक एवरेज मेंटेन करके रखना पड़ता है। 50 बुक्स, 100 बुक्स मेंटेन करके रखो, उससे ज़्यादा इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है पैसा उसके अंदर। 6th वाला पार्ट, मार्केट एंड डिमांड कंडीशंस। अब कोई एक ऐसा बिजनेस है मान लो, उस बिजनेस में क्या है ना, बहुत डिमांड है प्रोडक्ट की, बहुत डिमांड है। इसका मतलब लोग खरीदने रेडी है। डिमांड कब बोलते हो आप? जब लोग खरीदने रेडी होते हैं। अब अगर लोग खरीदने रेडी, इसका मतलब मैंने यहाँ बनाया तो बिक जाएगा, बनाया बिका, बनाया बिका, बनाया बिका। इससे क्या हो रहा है, प्रोडक्शन में जब माल जाता है तो फिनिश गुड्स बन के तैयार हो गया और तुरंत बिक गया, तो फिनिश गुड्स में भी नहीं रहा, अब तो निकल गया। बेचा तो कैश आ गई। इसमें क्या हुआ पता है, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट आपकी बहुत कम हो गई। ऐसा कहीं नहीं हो रहा कि आप बना के स्टोर करके रख रहे हो स्टॉक में ना, बन रहा है बिक रहा है, बन रहा है बिक रहा है, और इतनी डिमांड है तो आप कैश ज़्यादा प्रीफर करते हो, और लोग पे करेंगे। अगर डिमांड ज़्यादा है तो लोग फिर कैश भी पे करते। तो वर्किंग कैपिटल तो सर तब आएगा ना जब स्टॉक में पैसा पड़ा रहेगा, माल पड़ा रहेगा। आपने इधर बनाया फिनिश गुड्स और बिक गया, अब स्टॉक में था ही नहीं, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बहुत कम हो गई। ऐसा ही किस्सा है, अगर आप स्टॉक बना के रख रहे हो और बिक ही नहीं रहे। गाड़ी ले लो, कार, अब स्टॉक बनाया 2-2 साल तक ना बिके कार, हो भी सकता है ऐसा। एप्पल के आईपैड हो गए, मैकबुक हो गया, या फिर कोई फ़ोन हो गया,
आज बनाया, 2-2 साल तक नहीं बिक रहे, 1-1 साल तक नहीं बिक रहे, तो वो उस केस में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी एंड मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी। बहुत कुछ डिपेंड करता है आपकी मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी पे, टेक्नोलॉजी पे। टेक्नोलॉजी अगर बहुत ज़्यादा बदलती रहती है, सोचो समझो इस बात को, तो वर्किंग कैपिटल की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन अगर कहीं ऐसा ज़माना आया कि एक फ़ोन आज मैंने बनाया, एक नया इन्वेंशन, और अगले 10 साल तक ये फ़ोन बिकना गारंटीड है और कोई टेक्नोलॉजी आएगी नहीं, यानी कि कोई टेक्नोलॉजी नहीं आ रही 10 साल में, तो मैं क्या करूँगा, 10 साल का प्रोडक्शन आज ही करके रख दूंगा, पूरा का पूरा स्टॉक में पड़ा 10 साल का माल। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ गई, क्योंकि 10 साल का प्रोडक्ट आज बनाना है आपने। लेकिन अगर हर 6 महीने में नई टेक्नोलॉजी आती है, नए लोग आके नया कुछ इन्वेंशन करते, तो सोचो आप क्या इतना बना के रखोगे WIP में या फिर फिनिश गुड्स में? नहीं बना के रखोगे आप, क्योंकि आपको मालूम है 6 महीने बाद साला कोई नहीं खरीदेगा इस फ़ोन को, टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाएगी, तो मैं इतना ज़्यादा स्टॉक में क्यों रखूँ? तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। फिर ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, आप कितना इफ़िशिएंटली वेस्ट वगैरह जो है, मतलब प्रोड्यूस कर रहे हैं गुड्स को, कितना इफिशिएंटली प्रोड्यूस कर रहे हैं, इस पे डिपेंड करता है। एग्जांपल के तौर पे वेस्ट वगैरह नहीं हो रहा, अब दोनों लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन प्रॉपर है, जब रॉ मटेरियल की ज़रूरत थी तो तुरंत रॉ मटेरियल मंगवाया गया, एकदम डीले नहीं हो रहा, सरकारी काम नहीं हो रहे। कई बार होता है कि किसी का अप्रूवल पेंडिंग था, इसलिए सारी मशीनें पेंडिंग है, आज मशीन नहीं चलाई गई, क्यों? क्योंकि सर ने हमको हाँ नहीं बोला। तो ये कोऑर्डिनेशन नहीं होने की वजह से, प्रॉपर टाइमिंग और एफिशिएंसी नहीं होने की वजह से कहीं ज़्यादा नुकसान हो सकता है। प्राइस लेवल चेंजेस, देखो मैं बुक्स प्रिंट कराता हूँ, वीडियो लेक्चर्स बेचता हूँ ना, तो बुक्स प्रिंट कराता हूँ, मेरे लिए बुक्स स्टॉक का काम करती है, तो वर्किंग कैपिटल में मेरे बुक्स आती है, पेन ड्राइव आता है। अब पेन ड्राइव क्या होता था, मैं 100 पेन ड्राइव स्टॉक में रखता हूँ, 100 पेन ड्राइव स्टॉक में रखता हूँ, एक पेन ड्राइव की कीमत है 2,500 रुपये, तो 100 पेन ड्राइव की कीमत होगी 25,000 रुपये, ठीक है। अब इसका मतलब मेरा कितना पैसा स्टॉक में पेंडिंग पड़ा हुआ है, 25,000 रुपये का। अब वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कब बढ़ती है, मैं बताऊं आपको, जब आपकी पेन ड्राइव की प्राइस बढ़ जाएगी। अब 250 रुपये की पेन ड्राइव आ रही थी, अचानक से पूरे मार्केट में शॉर्टेज हुआ, तो पेन ड्राइव की कीमत 300 रुपये हो गई। क्योंकि पेन ड्राइव की कीमत 300 रुपये हो गई, मेरे को अभी भी 100 ही क्वांटिटी चाहिए, पहले भी 100 ही क्वांटिटी चाहिए थी, मेरी क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट नहीं बढ़ी, लेकिन प्राइस मार्केट में बढ़ गए। तो 300 इंटू 100 करोगे तो 30,000, यानी कि आपको एक्स्ट्रा 5,000 रुपये करंट असेट्स में दिखने लग जाएंगे, यानी कि वर्किंग कैपिटल 25,000 से हो गया आपका 30,000, बढ़ गया ना वर्किंग कैपिटल। जबकि आपकी तो सिचुएशन सेम चल रही है, पहले भी 100 ही क्वांटिटी लग रही थी, अभी भी 100 ही क्वांटिटी लग रही है। सो प्राइस लेवल में चेंजेस होते हैं तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बदलती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि क्या क्या कंडीशंस और फैक्टर्स होते हैं। हमने देखा कैश, इन्वेंट्री, रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग ऑप्शंस, नेचर ऑफ द बिजनेस, मार्केट एंड डिमांड कंडीशंस, टेक्नोलॉजी एंड मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी एंड प्राइस लेवल चेंजेस। अभी आओ छोटे छोटे क्वेश्चंस देखते हैं, देख दो। मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल के मैनेजमेंट में 3 ई इन्वॉल्व है। पहला पहला है आपका इकोनॉमी, दूसरा इफिशिएंसी एंड तीसरा इफेक्टिवनेस। इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, पानी पी लूं? हाँ, आपको मेरे पीछे से कुछ वर्ड्स दिख रहे होंगे, सही है बेटा, कॉमेडी है कॉमेडी। इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, ध्यान दो। इकोनॉमी का मतलब होता है कि आप जब भी कुछ चीज़ें बनाने की कोशिश, बनाना चाहते हो, प्रोडक्शन करना चाहते हो, स्टॉक रखना चाहते हो, तो इट शुड बी इकोनॉमिकल टू यू, इट शुड बी अलाउड बाय द गवर्नमेंट, इट इज़ इन योर कैपेसिटी कि आप इतना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो वर्किंग कैपिटल में। दैट शुड बी इकोनॉमिकल, मतलब रियलिस्टिक होना चाहिए, पॉसिबल होना चाहिए कि मैं इतना स्टॉक की रिक्वायरमेंट है और मैं इतना रख पा रहा हूँ। पता चला 10 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट और आपके पास में पैसे ही नहीं है। पता चला 10 लाख की रिक्वायरमेंट है आपके बिजनेस के हिसाब से, लेकिन गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती इससे ज़्यादा माल खरीद के रखने के लिए, तो 5 लाख के ऊपर रख नहीं पा रहे आप। इफ़िशियंसी, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में आपने इफ़िशिएंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि वर्किंग कैपिटल इतना मेंटेन करके रखो
न ज़्यादा न कम। यू शुड बी इफ़िशिएंट एट एवरी स्टेप। रॉ मटेरियल लेके आना, प्रोडक्शन में डालना, फिनिश गुड्स में, डेटर्स की पॉलिसी से लेके क्रेडिटर्स की पॉलिसी तक, ये सब अगर इफ़िशिएंटली चलता रहा तो आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इफ़ेक्टिवनेस, इफ़ेक्टिवनेस का मतलब हो गया बहुत ही सिंपल कि जो भी पॉलिसीज़ आपने लागू की है इफ़िशियंसी के हिसाब से, वो एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करो। इफ़ेक्टिव होनी चाहिए। अगर आपकी पॉलिसी फेल हो गई तो आपकी ये जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की जो भी प्रोसेस है वो इफ़ेक्टिव नहीं कहलाएगी, मतलब फ़ायदेमंद नहीं कहलाएगी। सो फ़ायदेमंद होना चाहिए पूरे बिजनेस को, पॉसिबल होना चाहिए। नेक्स्ट इज हाउ कैन वी ग्रुप द स्कोप ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के स्कोप को दो हिस्सों में ग्रुप किया जा सकता है। एक तो प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी और दूसरा था इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी, जो हम अभी आगे देखेंगे। सो इसीलिए वो क्वेश्चन छोटा सा वहीं पे छोड़ दिया गया, क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन में यही चीज़ इंक्लूडेड है, प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी। सो ध्यान देंगे, दो तरीके से आप वर्किंग कैपिटल को ग्रुप कर सकते हैं। एक प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी, दूसरा है इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन। सो एक काम करो, 2 मिनट का मैं ब्रेक लेता हूँ और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 से हम शुरू करते हैं। ध्यान देंगे सर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है? ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी एज अ स्कोप ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ऑल्सो एक्सप्लेन वाई अ ट्रेड ऑफ इज नेसेसरी बिटवीन द लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो लिक्विडिटी मतलब आपके पास में इनफ कैश अवेलेबल होनी चाहिए। मेरे जेब में सिर्फ 2 रुपए, इसका मतलब लिक्विडिटी बहुत ही खतरे में है, लिक्विडिटी अवेलेबल नहीं है। और मेरे जेब में 2,000 रुपए या 5,000 रुपए, इसका मतलब लिक्विडिटी मेंटेन की गई है, लिक्विडिटी है, बहुत कैश अवेलेबल है मेरे पास में। सो एक होता है लिक्विडिटी, दूसरा होता है प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब होता है
प्रॉफिट होना किसी भी बिजनेस में। मेरे बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी है, मेरे बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी है, इसका मतलब मेरा बिजनेस बहुत प्रॉफिट कमा रहा है। खराब है मतलब खराब। पहली चीज ध्यान देना, फॉर अनइंटरप्टेड एंड स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द डे टू डे बिजनेस ऑफ एन एंटिटी इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंटेन लिक्विडिटी ऑफ फंड्स इवनली। लिक्विडिटी ऑफ फंड्स इवनली मेंटेन करके रखना इज इंपॉर्टेंट अगर आपके बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटीज को आपको अच्छे से चलाना है। इसका मतलब क्या होता है सर? डे टू डे फंक्शन क्या होता है? माल खरीदना, रॉ मटेरियल खरीदना, प्रोडक्शन में डालना, फिनिश गुड्स तैयार होता है, उसके बाद बिकता है माल, माल बिकने के बाद में कैश आता है, उसी कैश से आप रॉ मटेरियल फिर से खरीदते हो क्रेडिटर से, और फिर सारी प्रोसेस से चालू हो जाती है। ये सारी प्रोसीजर के लिए आपके पास में पैसा होना जरूरी है। क्या लिखा है वहां पे? टू मेंटेन लिक्विडिटी ऑफ द फंड्स इवनली। जब आप रॉ मटेरियल खरीदते हो सबसे पहले तो पैसा देना पड़ेगा आपको क्रेडिटर्स को, वहाँ पैसे की ज़रूरत। उसके बाद जब आप रॉ मटेरियल को प्रोडक्शन में डालते हो माल बनाने के लिए, तो जो बना रहा है उसको सैलरी देना ज़रूरी है। आई बात आपको समझ में? और उसके बाद में जब आप गुड्स बेच रहे हो, वो सैलरी के लिए पैसे लगे, वेजेस के लिए पैसे लगे। जब गुड्स डेटर्स को बेचा तो उससे जल्द से जल्द पैसा रिकवर करना इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे भी कैश आ गई। रॉ मटेरियल खरीदने में कैश है, प्रोडक्शन में वेजेस और सैलरी देने में कैश है, डेटर से पैसा लेने में कैश है। हर जगह कैश का इंपॉर्टेंस है। कहीं भी एक प्रोसेस अगर आपकी गड़बड़ आ गई तो आपका पूरा साइकिल खराब होता है। इसीलिए लिक्विडिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, ऑल्सो वी नो दैट ईच रूपी ऑफ कैपिटल बियर्स सम कॉस्ट। आपको ये चीज क्लियर कट पता होनी चाहिए। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हमने देखा था, जितना भी पैसा हम बिजनेस में यूज करते हैं, या तो फिक्स एसेट्स में डाल रहे हैं या तो करंट एसेट्स में डाल रहे हो। ये पैसा आया कहाँ से? आपके जेब से 100 करोड़ रुपए लगाए, आपके पापा ने दिए थे 100 करोड़ रुपए? नहीं 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 नहीं। आपने तो सर इक्विटी शेयर से उधार लिया था, प्रेफरेंस शेयर से उधार लिया था, डिबेंचर से उधार लिया था, लोन से उधार लिया था। इस तरह से 100 करोड़ रुपए जमा होते, और ये 100 करोड़ रुपए में से 70 करोड़ के सर फिक्स एसेट्स खरीदे, 30 करोड़ रुपए वर्किंग कैपिटल में जा रहे हैं। तो ये जो 30 करोड़ रुपए क्या फोकट में यूज करने मिल रहा है? ना 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 ना। ये 30 करोड़ रुपए पे आप सर कॉस्ट बियर कर रहे हो। 7% या 10% से अगर आपने ये पैसा लाया होगा तो 30 करोड़ पे साल का 3 करोड़ रुपए इंटरेस्ट देना पड़ता है। ये चीज समझो। आई बात समझ में? तो ऑल्सो वी नो दैट ईच रूपी ऑफ कैपिटल बियर सम कॉस्ट, सो वाइल मेंटेनिंग द लिक्विडिटी द कॉस्ट एस्पेक्ट रेशियो नीड्स टू बी बॉर्न। क्योंकि खर्चा अगर आपका बढ़ा तो प्रॉफिट आपका कम होगा। इंटरेस्ट अगर आपका बढ़ गया ना तो खर्चा बढ़ा, खर्चा बढ़ा तो प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होगा तो प्रॉफिटेबिलिटी पे फर्क पड़ेगा। सो लिक्विडिटी ज्यादा मेंटेन करने के चक्कर में प्रॉफिट कम भी हो सकता है। लिक्विडिटी कम करोगे तो प्रॉफिट बढ़ सकता है। तो एक तरफ फायदा, दूसरे तरफ नुकसान, ये हो सकता है। अब आगे देखो, अननेसेसरी टाइंग अप ऑफ फंड्स। अननेसेसरीली अगर आपने रॉ मटेरियल की 5 किलोग्राम की रिक्वायरमेंट है मेंटेन करके रखने के लिए वर्किंग कैपिटल, लेकिन आपने 15 किलो खरीद लिया, 20 किलो खरीद लिया, इसका मतलब आपने पैसा ब्लॉक कर दिया इन्वेस्टमेंट में, सॉरी रॉ मटेरियल में। अननेसेसरी टाइंग अप ऑफ फंड्स इन आइडल एसेट्स नॉट ओनली रिड्यूसेस द लिक्विडिटी। जब आप पैसा डाल देते हो ना यार, आप बैंक अकाउंट में पैसा रखते तो बहुत अच्छा था, लेकिन वहाँ से थोड़ा पैसा निकाल के आपने रॉ मटेरियल खरीद लिया। आपने, आपके महीने की 10 कारें बिकती है तो आप साला 10 से 12 कार ला के रख लो। 50 कार शोरूम में भर के रख ली तो 50 कार का कैश देना पड़ा आपको। 50 कार अब कैश के रूप में, कार के रूप में पड़ी है। कैश जो आपका है 50 कार का, लेट से एक कार का 5 लाख रुपए था, तो 50 कार का कितना हुआ सर? 2.5 करोड़ रुपए। अब ये 2.5 करोड़ रुपए बैंक में पड़ा रहता तो किसी भी पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। 2.5 करोड़ रुपए में आप चने भटूरे भी खा सकते, छोले भटूरे भी खा सकते थे, या 2.5 करोड़ रुपए में आप बाहर घूम के भी आ सकते थे, फॉरेन टूर। लेकिन आपने उस पैसे को कार में इन्वेस्ट कर दिया, स्टॉक में डाल दिया। 50 कार, महीने की 10 बिकती है, 50 खरीद के रख ली। तो उससे हुआ क्या सर कि अब ये कार से न छोले भटूरे मिलेंगे, न कार से आप बाहर दूसरे देश घूम के आ सकते हो। पैसे लगते हैं रहने खाने पीने के। तो अननेसेसरी टाइंग अप ऑफ फंड्स इन आइडल असेट्स। आइडल नहीं है असेट्स, कंटिन्यूस बिक रहा है,
प्रोडक्शन में मतलब ऑपरेटिंग में है तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन आइडल पड़े हुए असेट्स में, मतलब ऐसे असेट्स जो कि सिर्फ पड़े रहने वाले हैं, उसमें पैसा लगाना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। Not only reduces the liquidity but also reduces the opportunity to earn better return from a productive asset। उसी 2.5 करोड़ को उस 50 कार में ना डालते हुए सिर्फ 10 कार लेके आते 50 लाख की, 2 करोड़ रुपए आपके पास बच जाते 2.5 में से। 2 करोड़ रुपए की एफडी बना लो ना यार, कहीं और इन्वेस्ट कर दो, कुछ तो कमाओगे। ये बात समझ में? Hence a trade-off is required। So profitability भी कम नहीं होना चाहिए और liquidity भी मेंटेन रहना चाहिए। कैश इनफ होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा रही ना तो प्रॉफिटेबिलिटी कम होएगी, कम रही ना लिक्विड कैश तो भी प्रॉफिटेबिलिटी कम होएगी। तो आप एक चीज़ समझो, ये कैश है, ये प्रॉफिटेबिलिटी है। अगर कैश का लेवल ऑप्टिमम रहा तो प्रॉफिटेबिलिटी बेस्ट रहेगी, ठीक है। अगर आपने ज़्यादा कैश रख ली, हाई कैश, तो भी प्रॉफिटेबिलिटी गिर सकती है, लो कैश तो भी प्रॉफिटेबिलिटी गिर सकती है। सर कैसे? हाई कैश मेंटेन किया यानी कि ज़्यादा लोन लेके रख लिया, जितना चाहिए उससे ज़्यादा। अगर हाई कैश है इसका मतलब इंटरेस्ट कॉस्ट यहाँ पे बढ़ जाती है, इंटरेस्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है, तो खर्चा बढ़ गया, प्रॉफिट कम हो गया। लो कैश रखी आपने तो उससे क्या होता है सर कि लो कैश होने की वजह से कई बार आपकी कंपनी में आप लाइबिलिटी नहीं पे कर पा रहे हो सकता है किसी महीने की सैलरी नहीं पे कर पाए तो एम्प्लॉयज़ छोड़ के चले गए, उससे डायरेक्ट सेल्स पे फ़र्क पड़ता है, तो सेल्स कम होता है। सेल्स कम हुआ, रेवेन्यू कम हुआ तो प्रॉफिट कम हुआ। बहुत ही सिंपल ये कॉन्सेप्ट लगता है। Hence, a trade-off is required between the liquidity and profitability, which increases the profitability without disturbing the day-to-day function. This requires 3 E's, ये हमने देख चुके हैं। सबसे पहले इकोनॉमी इन फाइनेंसिंग, मतलब आप जहाँ से भी फाइनेंसिंग करवा रहे हो वो इकोनॉमिकल होनी चाहिए। 10% 12% रिटर्न इकोनॉमिकल है, लेकिन अगर कोई 25% की कॉस्ट पे आप पैसा उधार लेके आते हो तो बहुत ही बेकार डिसीजन है। इफ़िशियंसी इन यूटिलाइजेशन, आप उस पैसे का प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर रहे हो तो इफ़िशियंट कहलाओगे। एंड इफेक्टिवनेस इन अचीविंग द इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव्स, जो भी आपको अचीव करना था उसमें आपने प्रॉपर एक्शन लेके अचीव किया तो इफेक्टिव है। समराइज करो एंड प्रेजेंट करो इन अ टैबुलर फॉर्मेट द एडवांटेजेस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी विथ रिस्पेक्ट टू द कंपोनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। ऑल्सो प्रेजेंट इन द सेम टेबल द ट्रेड ऑफ बिटवीन प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी। अरे छोड़ो, मैं आपको बताता हूँ क्या है। एक टेबल बनाओ, पहले वाले कॉलम में लिखो कि वर्किंग कैपिटल में क्या क्या आता है। इन्वेंट्री आती है, कैश आती है, रिसीवेबल आता है, स्टॉक हो गया, डेटर आता है, रिसीवेबल में हो गया, इन्वेंट्री, रिसीवेबल, कैश और क्रेडिटर्स ले लो। अब आप बताओ कि इस इन्वेंट्री ज़्यादा मेंटेन करके रखा तो क्या होगा फ़ायदा, और कम किया मेंटेन तो क्या फ़ायदा होगा, और ऑप्टिमम किया तो क्या फ़ायदा होगा। मतलब 10 किलो की इन्वेंट्री ला के रखी हाई साइड में, 5 किलो की इन्वेंट्री है आपकी ऑप्टिमम साइड में, और 2 किलो या 1 किलो इन्वेंट्री रखी लोअर साइड में, तो फ़ायदा क्या होता है। गनीमत यह है कि यहाँ पे उन्होंने डिसएडवांटेजेस नहीं पूछा हायर और लोअर साइड के, बट लोअर साइड में दिए हुए हैं, हम डिस्कस करेंगे। एक एक करके मैं लेता हूँ आपसे, ध्यान देना। आई होप आपने पहले पढ़ा हुआ होगा। 1 सेकंड दे दो बस। वर्किंग कैपिटल के कंपोनेंट्स देखो। इन्वेंट्री, अब कैसे पढ़ना है ध्यान देना। इन्वेंट्री के फायदे क्या है, हायर साइड में रखा तो प्रॉफिटेबिलिटी में क्या फ़ायदा। अगर आपने इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा रखी, सोचो इन्वेंट्री अगर आपके पास में भर भर के इन्वेंट्री है, इसका मतलब कभी भी आप आउट ऑफ स्टॉक नहीं होगा। सो फ्यूअर स्टॉक आउट्स, यानी कि कभी भी अमेज़ॉन जैसी वेबसाइट पे आउट ऑफ स्टॉक देखने को नहीं मिलेगा अगर उनके पास में बहुत सारी इन्वेंट्री रखी है।
कोई भी हो, वन प्लस का मोबाइल ले लो या फिर ऐसा ले लो, अगर बहुत ज़्यादा है इन्वेंट्री में तो आउट ऑफ स्टॉक नहीं होगा। और आउट ऑफ स्टॉक अगर नहीं हुआ इसका मतलब सेल्स बढ़ेगा। आउट ऑफ स्टॉक हो गया तो आपको क्या पता चलेगा, 10 कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आके चले भी गए होंगे, 50,000 का एक मोबाइल, 5 लाख रुपए का रेवेन्यू का नुकसान हो गया। क्यों? क्योंकि मेरे पास बेचने के लिए माल नहीं है। सोचो डोसा खाने जा रहे हो और वहाँ पे वो बोलता है कि यार अवेलेबल नहीं है, डोसा ख़त्म हो गया, कितने कस्टमर जा रहे हो उसके। अगर स्टॉक में हो तो कस्टमर जाने से बच जाता है, दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी। बट अगर लोअर साइड में रखा तो उसके फायदे क्या? इन्वेंट्री अगर कम रही आपके बिजनेस में तो फायदे बताओ। नुकसान तो है, देखो, ज़्यादा रखने का भी नुकसान है, आइडल आपने बेमतलब उसमें इन्वेस्टमेंट करके रख दिया। कम रखने का नुकसान है कि भैया स्टॉक आउट हो सकता है, कम रखोगे तो स्टॉक आउट होगा, स्टॉक आउट होगा तो नुकसान होगा। लेकिन फ़ायदा क्या है कम रखने का? कम रखने का फ़ायदा है सर कि आपका अननेसेसरी कैश ब्लॉक नहीं होता। 50 फ़ोन रख लिए, 50,000 के, तो 2.5 लाख रुपए नहीं, 25 लाख रुपए का उसमें अमाउंट ब्लॉक्ड रहता है। लेकिन 50 की जगह सिर्फ 5 ही फ़ोन रखे तो 2.5 लाख रुपए ही आपके ब्लॉक्ड रहते हैं। उस 20 बाकी के आपके 22.5 लाख रुपए, 22.5 लाख रुपए इसको कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हो। सो क्या लिखा है सर? लोअर इन्वेंट्री रिक्वायर्स लेस कैपिटल बट एंडेंजर्ड स्टॉक आउट एंड लॉस ऑफ गुडविल। सीधी बात है। जब भी मैं अमेजोन की वेबसाइट पे जा रहा हूँ सर, आउट ऑफ स्टॉक, आउट ऑफ स्टॉक, आउट ऑफ स्टॉक दिखता है। अगर आपने ये देखा होगा प्रैक्टिकल लाइफ में, ये पेटीएम पे आपको बहुत देखने मिलता है कि आउट ऑफ स्टॉक, आउट ऑफ स्टॉक। इससे क्या होता है? गुडविल का नुकसान होता है कि साला जब भी मैं इस वेबसाइट पे जाता हूँ कुछ नहीं मिलता, बेकार वेबसाइट है, गुडविल का नुकसान हुआ। दूसरा, सेल्स में आपका इम्पैक्ट पड़ता है। तो मैं तो हमेशा जाके फिर अमेजोन से खरीदता हूँ। पेटीएम से मेरे को एक माइंड में थोड़े टाइम बाद बैठ जाता है कि यार यहाँ जब भी जाऊँगा आउट ऑफ स्टॉक ही मिलेगा, तो ये एक नुकसान है। फ़ायदा ये है कि आपको कम कैपिटल इन्वेस्ट करके रखना पड़ता है। सो पेटीएम ने हो सकता है उन्हीं मोबाइल फ़ोन में सिर्फ 2.5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया हो, जबकि अमेजोन ने हो सकता है कि सर उसमें 25 लाख का इन्वेस्टमेंट किया हो। सो पेटीएम को पैसा कम लगा, ये फ़ायदा है। रिसीवेबल, अच्छा, ऑप्टिमम। अब ट्रेड ऑफ की बात करते हैं। ट्रेड ऑफ बिटवीन प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी, न ज़्यादा न कम के बीच अगर कुछ आता है तो वो है ट्रेड ऑफ। यानी कि 15 मोबाइल रख लो, 10 मोबाइल रख लो, न ज़्यादा न कम। इससे क्या होगा? कस्टमर स्टॉक आउट भी नहीं होगा आपका, कस्टमर का नुकसान भी नहीं होगा, गुडविल का नुकसान भी नहीं होगा। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट, कैश भी इतना ज़्यादा नहीं लगेगा लेकिन इतना ज़्यादा नहीं लगेगा। तो थोड़ा सा इधर से गए, थोड़ा सा इधर से गए तो ऑप्टिमम आ गया। नेक्स्ट इज रिसीवेबल्स। रिसीवेबल्स पे ध्यान दो। अगर बहुत ज़्यादा है आपके रिसीवेबल्स, यानी कि बहुत सारे डेटर से जिनसे पैसा लेना है, बहुत ज़्यादा अमाउंट है डेटर से जिनसे पैसा लेना है, तो उसका फ़ायदा क्या है पता है? अगर डेटर्स ज़्यादा है इसका मतलब आपकी क्रेडिट पॉलिसी लिबरल है। यानी आप एक बार माल बेचने के बाद में 50 दिन, 60 दिन, 100 दिन तक कस्टमर से पैसा नहीं मांगते। जब तक कस्टमर से पैसा नहीं आएगा तब तक डेटर्स बढ़ता जाएगा। और जब तक आप कस्टमर से पैसा नहीं मांगते, इसका मतलब क्या होता है पता है? कि कस्टमर आपसे खुश है। कस्टमर को पता है कि मैं इनसे माल खरीद के लेके जाऊंगा, पैसे की कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं कभी भी दे सकता हूँ पैसे इनको। तो इससे आपका रेवेन्यू बढ़ता है, कस्टमर बढ़ते हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ते हैं। सेम, हायर क्रेडिट पीरियड अट्रैक्ट कस्टमर्स एंड इंक्रीजेस रेवेन्यू। हायर क्रेडिट पीरियड से कस्टमर्स अट्रैक्ट होते हैं और उससे आपका रेवेन्यू बढ़ता है। लेकिन अगर आपने रिसीवेबल लो रखे, इसका मतलब आज माल बेचा, 2 दिन में पैसा मांगने लग जाते हो, आज माल बेचा 2 दिन में पैसा मांगने लग जाते हो, तो कस्टमर में रिसीवेबल्स में ज़्यादा अमाउंट रहता ही नहीं है। इससे क्या होता है? कस्टमर नाराज़ होता है। कस्टमर नाराज़ होता है तो कस्टमर को पता होता है साला अगर यहाँ से कुछ खरीदना है इसका मतलब मेरे को पैसे देना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि बिना पैसे के मैं खरीद लूँ, बाद में पैसे दूँ ना। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। सो कस्टमर, क्या बोलते हैं उसको, कस्टमर आपका नुकसान होगा, मतलब यहाँ पे कस्टमर लॉस होगा, इससे रेवेन्यू कम होता है। क्यों? क्योंकि आप बहुत जल्दी पैसा मांग लेते हो, तो इसी वजह से रिसीवेबल्स कम होते हैं। आओ, प्री पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं। सोचो आपने साल भर का राशन खरीद के रख लिया। आलू ले लो, आलू अगर आप साल भर का एक साथ जनरली हम 1-2 हफ्ते का खरीद के रखते हैं, बाकी 2 हफ्ते बाद में या महीने भर बाद में मम्मी पापा या फिर कोई घर का नौकर अगर कोई और होता है जो लेके आता है। मेरे यहाँ पे मम्मी पापा लेके आते हैं, किसी के यहाँ पे खुद आप लेके आते होंगे, किसी के यहाँ पे नौकर जाकर रखे होंगे, जैसे जिसकी श्रद्धा रहती है। तो उसमें क्या होता है, महीने भर का लेके आके रख देते हैं हम, ठीक है।
हमने रख दिया महीने भर का आलू वगैरह लाके। लेकिन अगर आपने साल भर का आलू लाके रख लिया तो फ़ायदा क्या है ये बताओ। आलू मतलब आलू भी मतलब, क्योंकि आलू थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। साल भर का गेहूं लाके रख लिया जो पेरिशेबल नेचर का नहीं है, तो उससे फ़ायदा क्या है पता है? एक चीज़ फ़ायदा बताता हूँ कि 6 महीने बाद गेहूं खरीदने अगर जाते तो हो सकता है रेट बढ़ जाते, लेकिन अब आपके पास में इतना है इन्वेंट्री, प्रीपेड आपने पहले से ही प्रीपेड कर दिया ना, पहले से ही पेमेंट करके रख दिया, तो अगर मार्केट में रेट बढ़ा तो भी आपको ज़्यादा पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि साल भर तक तो आपका आराम से चल जाएगा। वही आपने सिर्फ 2 महीने का ही खरीदा होता, उसके बाद 2 महीने बाद वापस खरीदने जाना पड़ता, और तब अगर रेट बढ़ चुके होते तो आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ते। सो reduces uncertainty and profitability in inflationary environment। अगर एनवायरमेंट इन्फ्लेशनरी है, इस तरह का मेरा एनवायरमेंट है कि मेरे यहाँ पे रेट्स बढ़ते जाते हैं, इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो ऐसे टाइम पे प्रीपेड एक्सपेंसेस हायर साइड में होना बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आपने ऑलरेडी पेमेंट करके रख दिया। अब इन्फ्लेशन से कितना भी रेट बढ़े कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई बात समझ में? एग्जाम्पल के तौर पे आपके 10 दोस्तों ने आज वीडियो लेक्चर्स खरीद लिए, 10,000 रुपये का एक वीडियो लेक्चर था, टोटल मिला के 1 लाख रुपये हो गया, आज ही खरीद लिए। अब उसमें से 4 दोस्तों को 6 महीने बाद चाहिए था, लेकिन खरीद आज लिया, और 6 महीने बाद अगर गलती से मैंने रेट 12,000 कर दिए होते तो सोचो उन 4 दोस्तों को 12,000 रुपये पे करने पड़ते। बट क्योंकि उन्होंने पहले ही पेमेंट कर दिया और डिलीवरी 6 महीने बाद ही मांगी, तो मैंने 6 महीने बाद ही देने, तो उनको सिर्फ 10,000 में पड़ा। दिस इज वॉट द मीनिंग इज। बट अगर आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस बहुत कम है तो उसका फ़ायदा ये होता है कि कैश ब्लॉक नहीं होता उसके अंदर में। आपको 6 महीने पहले पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं, उस 6 महीने के लिए आप पैसा कहीं और इस्तेमाल करो, 6 महीने बाद आपको लेक्चर्स चाहिए तो 6 महीने बाद खरीदो। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करते हैं। बहुत ज़्यादा कैश है आपकी कंपनी में, बहुत ज़्यादा कैश पड़ी हुई है आपकी कंपनी में, तो फ़ायदा क्या है ये बताओ। नुकसान नहीं सर, फ़ायदा। बहुत ज़्यादा कैश है तो क्या होगा, कभी भी रॉ मटेरियल खरीदना होगा हमारे पास में पैसे अवेलेबल है, कभी भी सैलरी बढ़ा के देना होगा, एक्स्ट्रा सैलरी देना होगा, एडवांस सैलरी देना होगा तो हमारे पास में पैसा है, कभी भी रॉ मटेरियल खरीदना होगा तो हमारे पास में पैसा है, क्रेडिटर्स को पे करना होगा तो हमारे पास में पैसा है। यानी हम सेफ साइड चल रहे हैं, हमारे पास में इनफ पैसा है हर खर्चे को इनकर करने के लिए। लेकिन अगर कैश कम है आपके पास में, अगर आप कैश कम रखो तो उसका फ़ायदा क्या है कि देखो, जो मैंने हायर साइड बताया, लेट से आपने 50 लाख रुपए की कैश रख ली, कोई दिक्कत नहीं जाएगी आपको आपके ऑपरेशन में। 50 लाख में से आप हर जगह जब भी रिक्वायरमेंट होगी आप पैसा यूज कर पाओगे। दिस इज फायदा हायर कैश का। लेकिन लोअर कैश अगर होती, 5 लाख रुपए की कैश रखी, तो इसका फायदा क्या है कि बाकी के 45 लाख रुपीज आप कहीं और इन्वेस्ट करके फिक्स डिपॉजिट, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, इंटरेस्ट, डिविडेंड, ऐसी कमाई कमा सकते हो, मतलब कमाई प्राप्त कर सकते हो। लो कैश रखने का ये फायदा है। नुकसान क्या है? कैश कम होने की वजह से हो सकता है रॉ मटेरियल खरीदने के टाइम पे दिक्कत जाए, सैलरी पेमेंट करने के टाइम पे दिक्कत जाए, और ऐसे कई सारी प्रॉब्लम्स। लास्टली बात करते हैं सर पेबल्स एंड एक्सपेंसेस की। जो क्रेडिटर्स होते हैं, अभी मैंने इससे माल खरीद के लाया, बहुत ज़्यादा क्रेडिटर है मेरे, सॉरी ठीक है, इसका मतलब क्या है, ज़्यादा क्रेडिटर मतलब ज़्यादा लाइबिलिटी। मैंने इससे 5 लाख का माल खरीदा, कैश में पेमेंट नहीं किया, अभी तक पेमेंट किया ही नहीं, फिर 5 लाख का खरीदा, फिर 5, फिर 5, फिर 5, ऐसे करके 50 लाख के क्रेडिटर हो गए। फ़ायदा क्या है ज़्यादा क्रेडिटर्स होने का? ज़्यादा क्रेडिटर्स रखने का फ़ायदा क्या है मैं बताता हूँ। आप, मैंने पहले महीने 5 लाख का माल खरीदा, पैसे नहीं दिए, दूसरे महीने 5 लाख का माल खरीदा, पैसे नहीं दिए, तीसरे महीने 5 लाख का माल खरीदा, पैसे नहीं, 10 महीनों तक 5-5 लाख का माल खरीदा, पैसे नहीं दिए। फ़ायदा यह है कि वो पैसा जो आपको लॉजिकली देना चाहिए था वो आपने नहीं दिया, क्योंकि सामने वाले ने मांगा ही नहीं या क्रेडिट पीरियड अलाउ किया है 10-10 महीनों का, तो वो पैसा कहीं और इन्वेस्ट करके आप कुछ कमा सकते हैं उससे। कैपिटल कैन बी यूज्ड इन सम अदर इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज, इसको ना देते हुए, और 10 महीने बाद वहां से आ जाएगा तो इसको दे देना आप। ये हायर क्रेडिटर रखने का फायदा है। लेकिन लो क्रेडिटर रखने का फायदा क्या होता है, ध्यान देना। पेबल्स आर ऑनर्ड इन टाइम। 30 दिन की क्रेडिट पीरियड थी, माल खरीदा, 30 दिन बाद पेमेंट कर दिया, तो वो क्रेडिटर आपके कम हो गए, फिर माल खरीदा, फिर पेमेंट कर दिया, तो क्रेडिटर हमेशा आपके बुक्स में कम दिखेंगे।
और अगर आपकी बुक्स में क्रिएटर्स कम दिखेंगे तो उसका फायदा क्या है? सबसे पहले पेबल्स आर ऑनर्ड इन टाइम, आप वक्त पे सामने वाले को पेमेंट करते हो तो इससे आपकी गुडविल अच्छी होती है। सामने वाले बंदे को पता चल जाता है कि भैया अगर ये माल खरीद के लेके जाता है तो टाइम पे पेमेंट करता है, तो अगली बार भी माल देने से ये झिझकेगा नहीं, मेरे को माल मिल जाता है। अब मैंने 5 लाख का माल खरीदा, मैंने पेमेंट किया 1 महीने के अंदर में, 5 लाख का माल खरीदा पेमेंट किया, अगले महीने 10 लाख का माल खरीदा 1 महीने के अंदर में पेमेंट किया। मैं हर बार सामने वाले को टाइम पे पेमेंट करता हूँ, तो 10 महीनों बाद अगर मेरे को 50 लाख का माल चाहिए होगा तो भी वो बंदा मुझे देगा। क्यों? क्योंकि उसको पता चल गया कि मैं पेमेंट करता हूँ टाइम पे। तो इस केस में क्रेडिटर्स मेरे कम होते लेकिन मेरी गुडविल बढ़ जाती है। पहले वाले केस में क्या हो रहा, साला मैं माल खरीदे जा रहा हूँ खरीदे जा रहा हूँ खरीदे जा रहा हूँ लेकिन सामने वाले को पेमेंट नहीं कर रहा, तो अब 10 महीने बाद अगर मैं उसको 50 लाख का माल मांगने जाऊँ तो वो मुझे नहीं देगा। क्यों? वो बोलेगा अबे तू पहले पुराने पेमेंट्स तो कर। वो उसके मन में बैठेगा कि ये तो माल लेके जाता है, पैसा देता ही नहीं है। ये चीज़ आती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। और ऑप्टिमम रखने के लिए देखो, ऑप्टिमम आप यहाँ पे पढ़ो, ऑप्टिमम रखोगे तो बहुत ही अच्छी बात है, ना ज़्यादा ना कम। तो ये था सर क्वेश्चन नंबर 16। काफ़ी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था, आपको ये एग्जाम में आ सकता है, आप नोट करके ज़रूर रख लेना, ठीक है? 1 सेकंड होल्ड करो। हाउ विल अ कंपनी डिसाइड हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड इन करंट असेट्स एज वर्किंग कैपिटल? कैसे पता चलेगा वर्किंग कैपिटल में के करंट असेट्स में कितना पैसा जमा करके रखना है, इन्वेस्ट करना है? ये कैसे पता चलेगा किसी भी कंपनी को? ध्यान दो, ज़्यादा उसमें आपको कोई राज नहीं खुलने वाला यहाँ पे। हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड इन करंट असेट्स एज वर्किंग कैपिटल इज अ मैटर ऑफ पॉलिसी डिसीजन बाय एंटिटी। पूरे सेंटेंस में सिर्फ ये आखिरी के 4 वर्ड काम के, बाकी पूरा रिपीट है। ये डिपेंड करता है कि कंपनी क्या पॉलिसी मेंटेन करके रख रही है। इट हैज़ टू बी डिसाइडेड इन द लाइट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, आपकी कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ट्रेड पॉलिसीज क्या है, और कॉस्ट बेनिफिट कंसिडरेशन क्या है, मतलब ज़्यादा रखो तो फ़ायदा कितना, कम रखो तो नुकसान कितना, एंड ऑल दैट। देर इज़ नो सेट रूल्स फॉर डिसाइडिंग द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन क्या था, किस तरह से पता चलेगा कि कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए? आंसर क्या है, ऐसा कोई रूल नहीं है जिससे ये पता लगे कि कितना पैसा इन्वेस्ट करके रखना चाहिए। Some organizations, due to its peculiarity require more investment than others. कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है वर्किंग कैपिटल की और कुछ को बहुत कम होती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया कि कंस्ट्रक्शन का बिजनेस ले लो। कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में बहुत ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, और उसी के टाइम पे साथ में फूड इंडस्ट्री ले लो, फूड इंडस्ट्री में बहुत कम वर्किंग कैपिटल लग रहा है। Infrastructure development company requires more investment in its working capital as there may be huge inventory in the form of work in progress. Whereas, on the other hand, a company which is engaged in the fast food business comparatively requires less working capital. आई बात समझ में ये चीज़ आपको? सो देर इज़ नो सेट ऑफ रूल्स। आपका क्वेश्चन भले ये पूछ रहा है कि किस तरह से पता लगा है कि कितने रिक्वायरमेंट है, बट ये डिपेंड करता है बिजनेस के नेचर पे, बिजनेस की पॉलिसीज पे। कोई एक रूल नहीं है जिससे हर जगह फॉर्मूला लगा दिए तो पता चल जाएगा इस कंपनी की रिक्वायरमेंट कितनी, उस कंपनी की रिक्वायरमेंट कितनी ना। क्वेश्चंस भी आपको आगे ऐसे दिए रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 ध्यान देंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 मिनट होल्ड करो, अपन इसको डिस्कस करेंगे अच्छे से।
तो ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द अमाउंट विच इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड इन करंट असेट्स एज वर्किंग कैपिटल डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स, मेंशन एंड ब्रीफली एक्सप्लेन दोज फैक्टर्स। वर्किंग कैपिटल के करंट असेट्स में कितना अमाउंट इन्वेस्ट करके रखना चाहिए, ये डिपेंड करता है अलग अलग पहलुओं पे। वो पहलू क्या है और उन सबको डिटेल में एक्सप्लेन करो। सबसे पहला, नेचर ऑफ इंडस्ट्री। किसी भी कंपनी के इंडस्ट्री के नेचर पे डिपेंड करता है कि रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए। पहला ही एग्जांपल मैंने लिया था आपको कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर है या आपका कंस्ट्रक्शन कंपनी है, इस इंडस्ट्री में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, जबकि फूड इंडस्ट्री में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। लॉजिक है यार, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में बिल्डिंग्स बनने के लिए 2-2 साल लग जाते हैं, तब तक जितना भी खर्चा किया वो WIP में रहता है। बट फूड इंडस्ट्री में सुबह का आप एक दिन के ऊपर का खाना 4-4 दिन तक नहीं बेच पाओगे ना। आज का खाना शाम तक मैक्सिमम और दूसरे दिन नया बनता है, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती। टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, आप किस तरह के प्रोडक्ट बेच रहे हो इस पे भी डिपेंड करता है वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर कोई रिमोट बेच रहा है या मोबाइल फ़ोन बेच रहा है तो ये ड्यूरेबल है, ये रखे जा सकते हैं सालों तक, 2-2 साल तक ये खराब नहीं होते, तो ये एक साथ बनाए जा सकते हैं। सो ऐसे केस में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो सकती है। लेकिन अगर आपके पेरिशेबल नेचर के है तो इसमें आपका वर्किंग कैपिटल ज़्यादा नहीं होगा। अगेन टेकिंग द एग्जांपल ऑफ फूड इंडस्ट्री, डोसा ले लो, प्रोडक्ट क्या है डोसा, प्रोडक्ट क्या है इडली। ये आपका वर्किंग कैपिटल में ज़्यादा अमाउंट नहीं कवर अप करता, क्योंकि एक दिन में ख़राब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो ये ज़ीरो हो जाएगा अगर आप उसे वर्किंग कैपिटल में रखने की कोशिश करेंगे तो। तीसरा है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है या सर्विस है या ट्रेडिंग है। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, रॉ मटेरियल का स्टॉक होता है, WIP का स्टॉक होता है और आपका फिनिश गुड्स का स्टॉक होता है। लेकिन ट्रेडिंग में क्या होता है, सीधा फिनिश गुड्स ही है, स्टॉक स्टॉक है, WIP नाम की चीज नहीं होती। सर्विस में क्या WIP होता है, नहीं होता। वॉल्यूम ऑफ सेल्स आपके बिजनेस पे डिपेंड करता है वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट कितना। अब बाकी सब छोड़ दो, दो सेम कंपनी लेते हैं। मान लो मैं हूँ मयंक कोठारी जो वीडियो लेक्चर्स भेजता है इंटर FM इको के, और दूसरे एक टीचर है सो एंड सो, ये भी वीडियो लेक्चर्स भेजते हैं। अब मयंक कोठारी के इंटर FM के वीडियोस साल भर में 10,000 बिकते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए 10,000 लेट से 12,000 बिकते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हर महीने में 1,000 का एवरेज आता है, तो मेरे को कम से कम 1,000 बुक्स का एवरेज स्टॉक मेंटेन करके रखना पड़ेगा। लेकिन साथ ही साथ अगर दूसरे हम FM के टीचर ले, कोई भी सो एंड सो, और उनका अगर लेट्स से एग्जांपल 6,000 बिकता है साल भर में, यानी कि ऑन एन एवरेज महीने का 500 बुक्स, 500 वीडियो लेक्चर्स बिकते, तो 500 बुक्स हो गई, तो उनको उनकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट 500 की हो गई, मेरी 1,000 थी। दोनों सेम नेचर, सेम प्रोडक्ट, एवरीथिंग इज सेम, बट वॉल्यूम ऑफ सेल्स अलग है। क्योंकि सेल्स अलग है इसलिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट अलग है। उसके बाद डिपेंड करता है क्रेडिट पॉलिसी। तो क्रेडिट पॉलिसी यानी कि मान लो सब कुछ सेम है, ठीक है, सब कुछ सेम है। अगर मैंने वीडियो लेक्चर्स भी छोड़ दो, अभी अपन दूसरा बिजनेस लेते हैं, क्योंकि वीडियो इसमें क्रेडिट का काम नहीं आता। वीडियो लेक्चर्स में आप पहले पैसा देते हो, फिर हम आपको क्लासेस देते हैं, तो इसमें डेटर्स क्रिएट ही नहीं होते। डेटर्स कहाँ क्रिएट होते हैं मैं बताता हूँ आपको। प्रैक्टिस ले लो, प्रैक्टिस भी मत लो, चलो नॉर्मल ट्रेडिंग बिजनेस ले लो। क्या होता है, किराना शॉप है जहाँ से आप बिस्किट, चाय पत्ती, ब्रेड, बटर सब लेके आते हो, अपने घर के पास में ही शॉप है। अब उनसे इतने अच्छे रिलेशन हैं, आप वहाँ से माल खरीदते हो महीने भर का और महीने के एंड में पेमेंट करते हो, ठीक है। साथ ही साथ उनके बाजू में एक दुकान है, उनसे भी अच्छे रिलेशन है, लेकिन वो कहते हैं कि यार आप जितना भी माल खरीदो 10 दिन का माल खरीदने के बाद पेमेंट मुझे खरीद कर दो। यानी वो 10 दिन की क्रेडिट देते हैं हमें, और ये बंदा 30 दिन की क्रेडिट देता है। अब सोचो, सब कुछ सेम बेचा जा रहा है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सेल्स भी सेम ले लो, लेकिन दिक्कत क्या है, उन्होंने भी 5 लाख का माल बेचा, इन्होंने भी 5 लाख का माल बेचा, लेकिन इनके 5 लाख का माल जो है ये 10 दिन में रिकवर हो जाएगा, तो उसके बाद इनके रिसीवेबल्स नहीं दिखेंगे, तो वर्किंग कैपिटल कम हो गया। इनका 5 लाख का माल 30 दिन तक डेटर्स में दिखते रहेगा, क्योंकि 30 दिन तक पैसा नहीं आएगा इनको, इन्होंने क्रेडिट पॉलिसी ज्यादा रखी।
क्योंकि जितनी ज़्यादा क्रेडिट पॉलिसी रखोगे, टर्म रखोगे, उतना ज़्यादा डेटर्स में बैलेंस दिखेगा और उतना ज़्यादा वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा। तो क्रेडिट पॉलिसी पे भी डिपेंड करता है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का, 20 क्वेश्चंस तक खत्म कर देंगे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखो, वर्किंग कैपिटल के डिसीजन 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किए जा सकते हैं बेस्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी एंड रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। ब्रीफली एक्सप्लेन करो इन सबको। सबसे पहले एग्रेसिव पॉलिसी, दूसरी होती है कंजर्वेटिव पॉलिसी और तीसरी होती है मॉडरेट पॉलिसी। वर्किंग कैपिटल अग्रेसिव क्या होता है, मतलब वर्किंग कैपिटल में अग्रेसिव पॉलिसी फॉलो करना यानी बहुत ज़्यादा रिस्क लेना, और इसका मतलब होता है कम से कम वर्किंग कैपिटल मेंटेन करके रखना। जब आपके पास में बेचने के लिए मेरे पास में अगर सिर्फ 5 बुक्स रख रहा हूं स्टॉक में, इसका मतलब मैं ज़्यादा रिस्क उठा रहा हूं, इसका मतलब मैं अग्रेसिव हूं। ठीक है, अग्रेसिव रिस्क उठाना, कम स्टॉक रखना। अब इस केस में क्या होता है ना, फायदा क्या है, अग्रेसिव वर्किंग कैपिटल पॉलिसी फॉलो करना, इसका मतलब कम स्टॉक रखना, कम वर्किंग कैपिटल रखना। कंजर्वेटिव, इसका मतलब मैं बहुत ही कंजर्वेटिव हूं अपने जीवन में, मतलब मैं रिस्क नहीं लेता। इसका मतलब अगर लग रहा है मेरे को तो मैं पहले से ही स्टॉक में बना के रख लूंगा। कभी ऐसा रिस्क नहीं होना चाहिए कि भैया बच्चा आ रहा है, मांग रहा है वीडियो लेक्चर्स और भेजने के लिए, आउट ऑफ स्टॉक बता रहे हैं हम उसको। कंजर्वेटिव यानी कि सेफ साइड चलना, रिस्क नहीं लेना। अग्रेसिव यानी कि रिस्क लेना। रिस्क लेना यानी कम स्टॉक मेंटेन करना, रिस्क नहीं लेना यानी कि ज़्यादा स्टॉक मेंटेन करना, ज़्यादा वर्किंग कैपिटल। तो आप सोचो, अग्रेसिव का मतलब मैंने क्या बोला, कम वर्किंग कैपिटल, लिख के रखना यहाँ पे। हियर द इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल इज मिनिमम। जितना कम हो सकता है वर्किंग कैपिटल यहाँ पे कम होता है। उससे होता क्या है, लेट्स से आपके यहाँ पे स्टॉक्स ही नहीं है, 5 बुक्स पड़ी है, तो कम से कम कैपिटल होने की वजह से सेल्स में नुकसान होता है आपको। बच्चा आ रहा है, मांग रहा है कि मुझे एफएम के लेक्चर्स चाहिए और आप बोल रहे हो आउट ऑफ स्टॉक है, बच्चा कहीं और से खरीद लेगा। जब तक आप बोलोगे कि 15 दिन में बुक्स प्रिंट करा के हम भेज देंगे, ना ना ना, मुझे तो आज चाहिए, कहीं और से खरीद लेगा। तो यहाँ रिस्क है अग्रेसिव जाने का। फायदा यह है कि आपका बहुत ज़्यादा कैश ब्लॉक नहीं रहता बुक्स में। 5 बुक्स में कितना है यार, मेरे को 1000 2000 3000 रुपए मेरे को लगे होंगे, बस इन्वेस्ट करके रखा है। लेकिन कंजर्वेटिव अगर आप जाते हो, अगर आप कंजर्वेटिव जाते हो यानी कि आपने इनफ स्टॉक रखा है, 500 बुक्स का स्टॉक रखा है, अब 500 बुक्स के स्टॉक में आपको 2-3 लाख रुपए इन्वेस्ट करके रखने पड़ते हैं, तो कैश ब्लॉक हो गया, ये नुकसान है। वहाँ कैश ब्लॉक नहीं होता, वो फायदा था। जो फायदा था यहाँ नुकसान बन गया, और जहाँ जो वहाँ पे नुकसान था वो यहाँ फायदा बन गया कि कस्टमर मेंटेन रहता है, रेवेन्यू बढ़ता है, कस्टमर कहीं और नहीं जाता। बट ये दोनों बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक फ़ायदा तो एक नुकसान, दूसरे में भी एक फ़ायदा तो एक नुकसान है। इसी के बीच की पॉलिसी आती है मॉडरेट। 100 बुक्स नहीं, आप एक काम करो 50 या 30-40 बुक्स रखो। 5 बुक्स भी मत रखो, 100 भी मत रखो। 5 बुक्स रखना अग्रेसिव पॉलिसी, 100 बुक्स रखना कंजर्वेटिव पॉलिसी, 30-40 बुक्स रखना मॉडरेट पॉलिसी होती है। तो इससे कस्टमर भी नहीं जाएगा और ज़्यादा पैसा भी इन्वेस्ट करके नहीं रखना पड़ेगा। ब्रीफली एक्सप्लेन द करंट असेट टू फिक्स्ड असेट रेशो। क्या एक्सप्लेन करना है सर? करंट असेट टू फिक्स्ड असेट रेशो आप ये पढ़ लो, इसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, मतलब ये क्वेश्चन अननेसेसरीली यहाँ पे आया है। करंट असेट टू फिक्स्ड असेट रेशो आपको बताता है कि हर 1 रुपए के फिक्स्ड असेट्स के लिए आपने करंट असेट्स में कितना इन्वेस्टमेंट किया है। सो एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ, फिक्स्ड असेट्स, करंट असेट्स, लेट्स से करंट असेट्स, फिक्स्ड असेट्स से 10 और करंट असेट्स से आपके 4, तो आप करंट असेट्स टू फिक्स्ड असेट्स का रेशो निकालोगे तो वो 0.4 आएगा। इसका मतलब हर 1 रुपए के फिक्स्ड असेट्स के इस्तेमाल के लिए 40 पैसे आपने वर्किंग करंट असेट्स में डाल के रखे हैं। इसका और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेनेशन ना क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है, और ये इसी पे बेस्ड है, ध्यान देना। ये भी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर लेक्चर खत्म करेंगे। एक्सप्लेन हाउ करंट असेट टू फिक्स्ड असेट रेशो इंडिकेट करता है कंजर्वेटिव करंट असेट पॉलिसी एंड अग्रेसिव करंट असेट पॉलिसी। जो हमने इसके पहले 2 क्वेश्चन देखे 19 और 20, उसका मिक्सचर है ये। आप ये बताओ कि किस तरह से ये जो करंट असेट टू फिक्स्ड असेट्स का रेशो होता है ना, करंट असेट्स टू फिक्स्ड असेट्स का रेशो, इससे कैसे पता चलता है कि हम कंजर्वेटिव फिक्स्ड असेट पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं या अग्रेसिव फिक्स्ड असेट पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं? बहुत ही सिंपल, 2 एग्जांपल लेता हूँ और उसमें फिक्स्ड असेट्स में सेम रखता हूँ, 10 लाख 10 लाख का। एक जगह करंट असेट्स लेते हैं सर 2 लाख के, एक जगह करंट असेट्स लेते हैं सर 8 लाख के।
अब निकालो करंट असेट टू फिक्स्ड असेट रेशो। पहला किस्सा, दूसरा किस्सा। पहले किस्से में करंट असेट्स टू फिक्स्ड असेट रेशियो आएगा 20, 0.20, ठीक है। और दूसरे केस में आपका करंट असेट्स टू फिक्स्ड असेट्स रेशियो आएगा 0.80। आप बताओ पहले केस में क्या है, 1 रुपए के फिक्स्ड असेट्स के लिए 20 पैसे का वर्किंग करंट असेट्स है आपके पास में। करंट असेट्स में कम इन्वेस्टमेंट है, अग्रेसिव नेचर आपका, समझ में आ रहा है। दूसरे केस में हर 1 रुपए के फिक्स्ड असेट्स के इस्तेमाल के लिए 80 पैसे का करंट असेट्स है, यानी ऑलमोस्ट सेम अमाउंट आपने करंट असेट्स में इन्वेस्टमेंट किया है। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा है, तो इसका मतलब आप कंजर्वेटिव हो। कम रेशियो अग्रेसिव, ज़्यादा रेशियो कंजर्वेटिव। अ हायर करंट assets to fixed asset ratio indicate conservative and a lower current asset to fixed asset ratio indicate aggressive nature। ठीक है, बस यही मतलब है पूरे इसमें कहानी का। क्वेश्चन नंबर 22 ऑनवर्ड्स। अब आपको धीरे धीरे क्या होगा मैं बताता हूँ। अब जो बाकी आपके 22 से 35 है इसमें फॉर्मूलेज आएंगे और एक्चुअल में हम क्वेश्चंस में क्या करने वाले हैं उससे रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे दी रहेगी। अभी तक जो आपने देखा वो सारा बेसिक था। हो सकता है कई जगह पे आपको ये चीज़ें ना पढ़ाई जाए या ना समझ में आए, तो इट्स बेस्ट टू गो थ्रू दीज बेसिक्स। ये सब स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है लेकिन बच्चे पढ़ते नहीं हैं। कई सारी क्लासेस में ये दिक्कत होती है कि आपको सीधा सीधा क्वेश्चंस वाली चीज़ों पे फोकस किया जाता है। तो जैसे अब चालू होने वाला है ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है मालूम है, 10 क्वेश्चन दिए हैं ऑपरेटिंग साइकिल के उधर में, तो ऑपरेटिंग साइकिल का कॉन्सेप्ट पढ़ा दो। वहाँ पे अगर इसके 4 क्वेश्चन दिए तो ये कॉन्सेप्ट पढ़ा दो। बस जितने क्वेश्चन है उसके हिसाब से कॉन्सेप्ट पढ़ा देंगे, बाकी चीज़ें नहीं पढ़ाएंगे। सो ये पहला वाला किस्सा ले लो, करंट असेट टू फिक्स्ड असेट रेशियो, नहीं कोई काम का नहीं है। हो सकता है आगे एक भी क्वेश्चन हम ना देखें, सिलेबस में कवर्ड है। कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में भी ये हेल्प करता है, डायरेक्टली निकालने नहीं बोलेगा लेकिन हेल्प करेगा। सो एक अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है आपको। This is very important to go through the theories first before solving the questions. This is what we have learned till now, क्वेश्चन नंबर 21 तक। अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 22 से शुरू करते हैं और देखते हैं हम कहाँ तक पहुँचते हैं। Conceptual clarity is very important. Please focus on each and every concept. Bye bye.